नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। आज हम देखेंगे 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बनेंगे। इसमें देखिए स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार तो 6 नवंबर 2022 को वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? विश्व मौसम विज्ञान के द्वारा। तो यही ध्यान देना है किसके द्वारा जारी की जाती है। अब रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 साल रिकॉर्ड में सबसे गर्म रहे। यह लगातार बढ़ती ग्रीन हाउस गैस सांद्रता और संचित गर्मी के कारण हुआ। मतलब यह 8 साल में सबसे ज़्यादा गर्म रहा। 2022 में वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1900 के पूर्व औद्योगिक औसत से लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो 1.02 डिग्री सेल्सियस से और 1.28 डिग्री सेल्सियस के बीच है। ये देखिए बता रहे हैं कि कितना टेम्परेचर लगभग बढ़ा है। 2021 में महासागर की गर्मी रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई थी। पिछले 2 दशकों में समुद्र के गर्म होने की उच्चतम दर दर्ज की गई। देखिए 1993 के बाद पिछले 30 वर्षों में समुद्र का स्तर दोगुना हो गया है। यह 2020 की शुरुआत में लगभग 10 मिलीमीटर बढ़कर 2022 में एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। लगभग 3 दशक पहले उपग्रह मापन शुरू होने के बाद अकेले पिछले 2.5 वर्षों में समुद्र के स्तर में कुल वृद्धि का लगभग 10% हिस्सा है। तो समुद्र वृद्धि कितना हुई है? 10%। वर्ष 2022 में यूरोपीय आल्प्स में ग्लेशियरों के पिघलने का रिकॉर्ड दर देखी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशिया के 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में से एक है। अब देखिए 2022 की चयनित उच्च प्रभाव वाली घटनाओं में यह क्षेत्र चार्ट में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के अनुसार प्री मानसून अवधि के दौरान भारत और पाकिस्तान के तापमान असाधारण रूप से अधिक था। जो रिपोर्ट आई उसमें क्या है कि भारत और पाकिस्तान का तापमान असाधारण रूप से अधिक था। अब देखिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। टीबी रिपोर्ट, टीबी एक प्रकार की बीमारी है जिसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस 27 अक्टूबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की जाती है ताकि वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर तपेदिक महामारी बीमारी की रोकथाम, निदान, उपचार में देशों की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन किया जाए। मतलब रिपोर्ट इसलिए आती है जिससे एक डाटा ये पता चल सके कि इस समय देश में हमारे ट्यूबरकुलोसिस के कितने मरीज हैं, इसलिए सब जारी किया जाता है। और जिससे ये देखा जाता है कि सरकार ने जो भी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की थी इसके रोकथाम के लिए वह कितना कारगर हुई और पिछले साल की तुलना में इस साल कितने परसेंट की कमी हुई, और यह और भी कम हो इसके लिए आगे आगे हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इसीलिए यह रिपोर्ट आती है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में तपेदिक के कारण 10.6 मिलियन से अधिक लोग बीमार हुए और 2020 के आंकड़ा की तुलना में 4.5% की वृद्धि है। अब 6 मिलियन लोग तपेदिक से अपनी जान गंवा चुके हैं और इनमें से 1,87,000 HIV के मरीज हैं। किसके मरीज हैं? HIV के मरीज हैं। अब देखिए दवा प्रतिरोधी तपेदिक DRTB का बोझ 2020 और 2021 के बीच 3% बढ़ गया। पिछले साल रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी के 4,50,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। अभी देखिए इसके रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार टीबी के दर्ज किए गए मामलों की संख्या में 2019 के 7 मिलियन से गिर करके 5.8 हुई। देखिए 20 में क्या हुआ, ये आपकी गिरावट देखी गई। क्या देखी गई? 5.8। स्टेटमेंट में बनेगा प्रश्न, कहाँ बनेगा? ये स्टेटमेंट में बनेगा। रिपोर्ट किए गए टीबी मामलों की संख्या में कमी का मतलब है कि अनुपचारित टीबी रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। टीबी संक्रमण के अधिक सामुदायिक संक्रमण के साथ साथ टीबी से होने वाली मौतों की भी संख्या में वृद्धि हुई है। HIV पॉजिटिव
लोगों के लिए टीबी रोकथाम 2018 और 2022 के बीच लगभग 60 लाख के वैश्विक लक्ष्य को पार कर गया है, जो केवल 4 वर्षों में 10 मिलियन से अधिक तक पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक टीबी सेवाओं का वैश्विक खर्च 2019 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घट करके 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह 2022 तक का सालाना 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक लक्ष्य का 50% से कम है। अब देखिए, ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 25 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने। यह पहला अवसर है जब कोई भी ब्रिटिश एशियाई ब्रिटेन का नेतृत्व करेगा। धातव्य है वो कि लीज ट्रस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना गया, क्योंकि उन्हें पीएम पद की दौड़ में शामिल पेनी मोर्डन और पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन को पीछे छोड़ते हुए पार्टी के 100 सांसदों से अधिक का समर्थन हासिल कर लिया। ऋषि सुनक ने बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद पीएम पद की शपथ ली। 42 वर्षीय सुनक ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। कितने वर्ष के हैं ये? 42 वर्षीय। धातव्य हो कि ऋषि सुनक पहली बार 2015 में रिचमंड क्षेत्र के सांसद चुने गए थे और 2017 तथा 2019 में फिर सांसद बने थे। उन्होंने 24 अक्टूबर 2022 को कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर चुना गया और 13 फरवरी 2020 से 5 जुलाई 2022 तक तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे। ऋषि सुनक ने कोषाध्यक्ष के मुख्य सचिव के रूप में 24 जुलाई 2019 से लेकर के 13 फरवरी 2020 तक अपनी सेवाएं दी। वह पूर्व पीएम थेरेसा मे के कार्यकाल में स्थानीय सरकार के लिए राज्य के संसदीय अवर सचिव के रूप में 9 जनवरी 2018 से 24 जुलाई 2019 तक कार्यरत थे। गौरतलब है कि ऋषि सुनक का जन्म साउथहैम्पटन के पंजाबी भारतीय मूल के माता पिता के यहाँ हुआ था। ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री भी बने। अब देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022। अक्टूबर 2022 में सप्ताहांत में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया था। कई बार यही हो जाएगा कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 तक कौन करता है जारी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। 2 पॉइंट बस इसको याद रखना है आपकी कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। किसके द्वारा की गई? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 2025 में ग्लोबल इमिशन चरम पर होगा, जिसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही यह नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य के लिए भी खतरे का सूचक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी इस रिपोर्ट में लेटेस्ट ऊर्जा डाटा और बाजार के विकास पर आधार को शामिल किया गया है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में कई ऐसे डाटा शामिल हैं जो ग्लोबल नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य से विपरीत हैं। इसमें आगे आने वाले ऊर्जा सुरक्षा जोखिमों को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक ऊर्जा सेवाओं में बढ़ती मांग आर्थिक विकास पर टिकी है, जो पिछले साल के आउटलुक की तुलना में 2030 तक कम है, लेकिन 2050 तक प्रति वर्ष औसतन 2.8% रहेगी। अब रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य वैश्विक रिपोर्ट तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस स्थिरीकरण प्राप्त करने और प्रमुख ऊर्जा संबंधित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एनर्जी मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमिक के लिए आगे आने वाला समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। गौरतलब है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को ऊर्जा का विश्व में सबसे सटीक और आधिकारिक स्रोत माना जाता है। इसे पहली बार वर्ष 1998 में जारी किया गया। अब देखिए, ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट। हाल ही में विलिस टावर्स वाटसन कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, विलिस टावर्स वाटसन कंपनी WTW को की ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट संयुक्त रूप से WTW और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा विकसित किया गया। अब देखिए, यह दुनिया के 5 क्षेत्रों में लिंग आधारित धन अंतर की पड़ताल कर, अब इसका ध्यान रखना, किस पे? लिंग आधारित धन अंतर की पड़ताल कर यह असमानता के पीछे के कारणों का आकलन करती है। जैसे
करियर, परिवार के समर्थन, जीवन की घटनाओं और वित्तीय साक्षर के परस्पर प्रभाव। यह सेवानिवृत्ति के समय महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक संपत्ति के अंतर को मापती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब महिलाएं काम से रिटायर होंगी तो उनके पास पुरुषों की जमा हुई दौलत का सिर्फ 74% होगा। यह मुख्य रूप से वेतन अंतराल और पदोन्नति में देरी के कारण है। यह किसके लिए है कि मुख्य रूप से वेतन अंतराल, ये ध्यान रखिएगा, वेतन अंतराल और पदोन्नति। ये मतलब ये महिलाएं सेम विभाग में काम कर रही हैं, लेकिन जब रिटायर होती हैं तो पुरुषों और इनकी तुलना में 74% ही उनके पास रहता है। पुरुषों की जमा हुई दौलत का सिर्फ कितना रहता है, 74%। तो ये जो डिफरेंस बताया जा रहा है क्यों होता है, तो यह वेतन अंतराल और पदोन्नति की देरी के कारण। अब देखिए, औसतन एशिया प्रशांत में सबसे कम वैश्विक धनांतर है। इस क्षेत्र में महिलाओं के पास पुरुषों की संपत्ति के स्तर का लगभग 3/4 है, जो वैश्विक औसत से केवल 2 अंक अधिक है। 2 अंक अधिक है। तो दोस्तों देखिए, आज ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें जो जो पॉइंट हाईलाइटेड है वो तो आपको याद करना ही है कि जो रिपोर्ट आई है वह किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है और कौन सी हमारी पोजीशन है, और इसमें सरकार की क्या सराहनीय कदम हैं जो कि इसको दूर किया जा सके और इसमें सुधार किया जा सके। तो दोस्तों, अगर ऐसे अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और इसी प्रकार से वीडियो आगे भी डालते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।